हेलो दोस्तों, आपका स्मार्ट साइंस कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रासायनिक बलगति का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था अभिक्रिया वेग ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, जहां संघट्य आवृत्ति और प्रभावी संघट्यों का अंश किस प्रकार से ताप द्वारा प्रभावित होता है। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक में मैक्सवेल ऊर्जा वितरण आरेख। जो भी या ये जो वक्र है यह भी अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को स्पष्ट करता है। तो यहां से हम कहते हैं कि यह कौन सा आरेख है, ऊर्जा वितरण आरेख। तो यहां दो वैज्ञानिकों के नाम हैं, एक मैक्सवेल है एक बोल्ट्जमान है। इन दोनों ने अणुओं की ऊर्जा तथा प्रभावी संघट्यों के या अणुओं के अंश के मध्य, क्या कह रहे हैं हम, अणुओं की ऊर्जा तथा अणुओं के अंश के मध्य एक आरेख व्यक्त किया, और जो क्या कहलाता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। यह जो आरेख है वह सांख्यिकी पर आधारित होता है। किस किस के मध्य उन्होंने खींचा था आरेख, एक तो अणुओं की ऊर्जा, एक होता है अणुओं के अंश पर, अणुओं का अंश या भाग। ठीक है, अब ये आरेख होता कैसे है वो हम देख लें। इधर तो हम क्या रखते हैं, ऊर्जा, इधर रखते हैं अणुओं का अंश, अंश का मतलब होता है भाग। ठीक है, इन्होंने ग्राफ कैसे बनाया था, ये ग्राफ इन्होंने दिया था इस प्रकार से। इस प्रकार से इन्होंने ग्राफ दिया था। यहां इन्होंने कहा था इसको अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहां इन्होंने एक पॉइंट दिया था जिसको इन्होंने कहा था E। इसके बाद कुछ क्षेत्रफल था इस प्रकार से, ये था प्रभावी संघट्यों का अंश। ये क्या था, प्रभावी संघट्यों का अंश। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, क्योंकि वैसे क्रिटिकल तो नहीं है पर थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार से आरेख है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को एक आरेख द्वारा व्यक्त किया था, जो क्या कहलाता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। इन्होंने अणुओं की ऊर्जा तथा अणुओं के अंश के मध्य यह आरेख स्पष्ट किया था। तो इन्होंने एक बताया था कि यहां पर यह मूल बिंदु से ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहां हम देखें ग्राफ से अपना स्पष्ट होता है कि जो कम ऊर्जा और अधिक ऊर्जा वाले जो अणु हैं, ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा कम है और ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा बहुत अधिक है, ऐसे अणुओं का जो अंश है वह क्या होता है, बहुत कम। एक तो क्या है, कम ऊर्जा तथा अधिक ऊर्जा। ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा कम है या ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा अधिक है, ऐसे अणुओं का अंश क्या है, कम मानता है, या कम अंश या कम भाग में ये उपस्थित होते हैं। लेकिन जो अभिक्रिया में उपस्थित अधिकांश अणु हैं, जो अभिक्रिया में उपस्थित अधिकांश अणु हैं वो इस एरिया में विद्यमान होते हैं जिनकी ऊर्जा अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा होती है, या एक मध्यवर्ती स्थिति में ऊर्जा इनके पास विद्यमान होती है। यदि इन अणुओं की ऊर्जा, इसको औसत गतिज ऊर्जा कह सकते हैं हम, या अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा कह सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक देखें इतनी मात्रा में अणुओं का अंश विद्यमान है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा ऐसे अणु हैं जिनकी ऊर्जा ना तो बहुत ही कम है ना बहुत ही ज्यादा है। तो इस कंडीशन पर कहते हैं ये जो अणु है
यदि इनकी ऊर्जा इस E के बराबर हो जाए तो ये प्रभावी संघटनों के अंश के अंतर्गत आ जाएंगे। यदि इनकी ऊर्जा इसके अंतर्गत हो जाए या बहुत कम हो जाए तो ऐसे अणु क्या होंगे, निम्नतम ऊर्जा दर्शाने वाले अणु। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा है वो क्या है, देहली ऊर्जा। क्या है, देहली ऊर्जा। क्योंकि हम ये कहते हैं कि अणुओं के अंश और ऊर्जा के मध्य इन्होंने अगर ग्राफ खींचा था तो इन्होंने बताया था कि इस ग्राफ के अनुसार ऐसे बहुत कम अणु होते हैं जिनकी ऊर्जा बहुत ही कम और बहुत ही ज्यादा होती है, या ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर होती है या उससे अधिक होती है, जिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। और ऐसे अणु कैसे कहलाते हैं, प्रभावी संघट्य करने वाले अणु या प्रभावी संघट्य वाले अणु कहलाते हैं। अब इन्होंने ये ग्राफ बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने ये कहा था यदि इस अभिक्रिया में या इस अभिक्रिया के ताप में यदि वृद्धि की जाए तो देहली ऊर्जा का मान क्या होगा, अणुओं का बढ़ेगा, या अणुओं के जो मध्य होने वाली जो टक्करों की संख्या है वो अप्रभावी ना होकर क्या हो जाएंगी, प्रभावी हो जाएंगी, और उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाएगा या उससे अधिक हो जाएगा। तो अभिक्रिया वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है तो प्रभावी संघट्य करने वाले अणुओं के अंश में कमी आएगी और अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घटेगा। लेकिन यदि अणुओं की ऊर्जा E से अधिक या E के बराबर हो जाए तो उसका मतलब है अधिक अभिकारक अणु क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहां से उन्होंने कहा था कि यदि इस अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो यहाँ जो ग्राफ है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है या आगे की ओर फैल जाता है। तो यहां से अपन कह सकते हैं ये जो ग्राफ है कब है, T डिग्री सेल्सियस ताप पर। यदि ग्राफ हमने क्या किया कि T डिग्री सेल्सियस में कितना वृद्धि की हमने, 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब ताप कितना कर दिया, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां से ग्राफ कैसे हो जाता है, ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार से क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्या हो जाता है, इस प्रकार से आगे की ओर क्या करेगा, ये फैल जाएगा। और आगे की ओर फैल जाएगा तो यहां हमको पता है ये किसके बराबर है, देहली ऊर्जा के अंश के बराबर। अब यहां पर अपन देखें बहुत सारे जो अणु हैं जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक हो जाएगी, या यहाँ पे कुछ क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा और इस क्षेत्रफल का जो मान है वो पहले क्षेत्रफल की तुलना में क्या हो जाएगा, लगभग दोगुना। पहला जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना में ये जो क्षेत्रफल है पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्योंकि अब क्षेत्रफल कितना होगा, ये वाला जो पहले क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, लगभग दोगुना। और लगभग दोगुना हो गया मतलब प्रभावी संघट्य करने वाले अणुओं के अंश में दोगुनी वृद्धि हो जाती है, या अणुओं का जो अंश है वो कितना हो जाता है, दोगुना। जब अणुओं का अंश दोगुना हो गया तो अभिक्रिया वेग भी कितना हो जाएगा, दोगुना प्राप्त हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जब T डिग्री सेल्सियस ताप होता है तो इस प्रकार से आरेख मिलता है और बहुत कम मात्रा में अणु ऐसे होते हैं जो प्रभावी संघट्य करने वाले होते हैं, जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है। लेकिन उस अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो यहाँ जो वक्र है वो दाईं ओर फैल जाता है, जिससे प्रभावी संघट्य करने वाले अणुओं के अंश में लगभग दोगुनी वृद्धि होती है। और इनके अंश में अगर दोगुनी वृद्धि होती है तो अभिक्रिया वेग पहले की तुलना में दोगुना प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो यहाँ अभिक्रिया वेग कितना हो जाता है, दोगुना। यह किस आरेख से स्पष्ट होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि इन्होंने ताप की निर्भरता, या हम कह सकते हैं अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को ऊर्जा वितरण आरेख के आधार पर व्यक्त किया था। ठीक है, तो ये अपना स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें कोई भी समस्या का सॉल्यूशन आसानी से मिल सके। तो हम जानते हैं लगभग ये जो चैप्टर है वो एंडिंग की ओर है, समाप्त होने की ओर, क्योंकि इसके बाद केवल 2 टॉपिक्स बचते हैं।
तो ये जो टॉपिक है इसमें अगर समस्या आती है तो अपन साथ ही साथ कंसल्ट करें, और संभवतः मैं मानता हूं सभी स्टूडेंट एक रेगुलर क्रम से अध्ययन कर रहे हैं और सभी टॉपिक्स को ढंग से समझ भी रहे हैं और साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आगे हमें कोई समस्या क्रिएट ना हो, वो दिक्कत नहीं हो, तो इस वजह से साथ ही साथ हम सॉल्यूशन करते जाएं। तो आज का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।